नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असम समझौते की। हमारे पास कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि ये समझौता क्यों हुआ, इसमें क्या था और इसका असर क्या रहा। जी। मकसद ये है कि हम समझें कि भाई ये हुआ क्यों और आज भी इतना अहम क्यों है। देखिए इसकी जड़ें जाती हैं असम में हुए एक बहुत बड़े आंदोलन तक। हुआ ये कि 1947 के बाद और खासकर 1971 में जब बांग्लादेश बना। हाँ, लिबरेशन वॉर के टाइम। बिल्कुल। तो उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मतलब हिंदू भी मुसलमान भी बांग्लादेश से असम आए। अब इसको लेकर जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनमें चिंता बढ़ने लगी। अच्छा, चिंता किस तरह की थी? मतलब सिर्फ बाहर से लोग आ रहे हैं ये डर था या जमीन पर कुछ असर दिखने लगा था? नहीं, दोनों बातें थी। देखिए लोगों को लगने लगा कि भाई उनकी जमीन जा रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, उनकी अपनी भाषा, उनकी संस्कृति वो सब खतरे में है। हम्म। जनसंख्या का जो पूरा गणित था, वो बदल रहा था। तो उससे एक तरह की राजनीतिक असुरक्षा भी आई और यही सब भावनाएँ मिलकर 1979 में एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आईं। असम आंदोलन। अच्छा, असम आंदोलन। ये किसने चलाया था और आपने कहा बड़ा आंदोलन था, तो मतलब कितना समय चला ये? मुख्य तौर पर तो इसे अखिल असम छात्र संघ मतलब एएसयू और कुछ और संगठन चला रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन नहीं था। पूरे 6 साल। 6 साल? जी। 1979 से 1985 तक इसमें हड़तालें हुई, काम बंद हुआ, मतलब पूरी तरह से नागरिक अवज्ञा। लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा भी बहुत हुई इसमें। हिंसा। हाँ, जैसे वो 1983 का नेल्ली नरसंहार हुआ था। बहुत भयानक था वो। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि करीब 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ज़्यादातर बंगाली मुसलमान। ओह। तो मतलब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और इसी माहौल को शांत करने के लिए फिर 15 अगस्त 1985 को एक समझौता हुआ। यही असम समझौता। हाँ, यही असम अकॉर्ड। हम्म। ये हुआ केंद्र सरकार, उस वक्त की असम सरकार और जो आंदोलन के नेता थे मतलब एएसयू और असम गण परिषद एजीपी जो बाद में पार्टी भी बनी। हाँ हाँ, एजीपी तो सत्ता में भी आई थी। बिल्कुल। तो इनके बीच ये समझौता हुआ। मकसद सीधा था जो अवैध विदेशी वाली समस्या थी उसे सुलझाना और असम की जो सांस्कृतिक भाषाई पहचान है उसको बचाना। तो इस समझौते की सबसे अहम शर्तें क्या थीं? मैंने सुना है कोई कट ऑफ डेट की बात बहुत होती है। बिल्कुल। और शायद वही सबसे अहम और बाद में सबसे ज्यादा विवादित चीज भी रही। कट ऑफ डेट रखी गई 25 मार्च 1971। 25 मार्च 1971, इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि इस तारीख की आधी रात तक जो लोग बाहर से असम आ गए थे उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन जो इसके बाद आए, उन्हें विदेशी माना जाएगा। हाँ, उन्हें विदेशी माना जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी और फिर उन्हें वापस भेजा जाएगा या जो भी कानून कहता है वो कार्रवाई होगी। ठीक है। तो एक तारीख तय हो गई, इसके अलावा और क्या था समझौते में? इसके अलावा ये था कि भाई जो लोग 1971 के बाद आए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। जो हमारे कानून हैं, नागरिकता कानून, विदेशी कानून, पासपोर्ट एक्ट, उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। हम्म। और साथ ही असम की भाषा, संस्कृति, विरासत, इन सब की रक्षा के लिए खास प्रावधान होंगे। असम का आर्थिक विकास हो, वहां के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता मिले, ये सब बातें भी थीं। और बॉर्डर का क्या? वो तो खुला ही था एक तरह से। हाँ, तो बॉर्डर को सील करने की बात हुई, बाड़ लगाने की, निगरानी बढ़ाने की और वोटर आईडी कार्ड यानी एपिक उसको अनिवार्य करने की बात भी इसी में थी। तो समझौता तो हो गया, आंदोलन भी खत्म हो गया जैसा आपने बताया। तो क्या इसे कामयाब माना जाए? देखिए, आंदोलन शांति से खत्म हुआ ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। राज्य में एक तरह की राजनीतिक स्थिरता भी आई। एएसयू के नेता एजीपी बनाकर सत्ता में भी आ गए, ये सब तो हुआ। लेकिन कुछ तो गड़बड़ रही होगी, क्योंकि आज भी ये मुद्दा उठता है। अब गड़बड़ क्या, मतलब जो समझौते का बिल्कुल कोर था, जो मूल लक्ष्य था कि 1971 के बाद आए विदेशियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना, हाँ। वो काम आज तक मतलब 1985 से आज लगभग 40 साल हो गए, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये इसकी सबसे बड़ी विफलता कह सकते हैं। 40 साल पहचान ही नहीं हो पाई। प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी रही है और फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी दिखती है बार बार। और इसी से जुड़ा है वो एनआरसी वाला मामला, है ना? हम्म। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। जी हाँ, बिल्कुल। एनआरसी को अपडेट करना इसी समझौते का एक हिस्सा था, पर वो प्रक्रिया खुद इतने विवादों में फंसी। 2019 में एक फाइनल लिस्ट आई भी, पर उसमें लाखों लोग बाहर हो गए। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। बिल्कुल। लेकिन उसे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। उस पर कोर्ट में मामले चल रहे हैं। और एक और बात, वो जो कट ऑफ डेट थी ना 25 मार्च 1971, हाँ। उस पर भी असम के कई जो मूल निवासी समूह हैं वो पूरी तरह खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ये तारीख और पीछे की हो। अच्छा। और फिर 2019 में आ गया सीएए, नागरिकता संशोधन कानून। उसके बाद तो असम में फिर से जैसे आग लग गई। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि सीएए जो है वो असम समझौते की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ है। कैसे? देखिए, समझौते में धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं था। कट ऑफ डेट थी 1971 सबके लिए। सीएए ने क्या किया, धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात की
और कट ऑफ डेट भी कुछ समुदायों के लिए 2014 कर दी। अच्छा, मतलब डेट भी आगे बढ़ गई और धर्म का एंगल भी आ गया। जी, तो इससे समझौते का उल्लंघन माना गया असम में और फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। तो अगर हम सार देखें तो असम समझौता एक ऐतिहासिक कोशिश तो थी। उस समय की जो जटिल समस्याएं थी, लोगों की चिंताएं थी, देश की सुरक्षा का सवाल था, सबको साधने की एक कोशिश। हाँ, कोशिश तो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसे जमीन पर उतारने में, उसे लागू करने में, वो जो निरंतरता चाहिए होती है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होती है, शायद वो नहीं दिखी। और चुनौतियां आज भी वही हैं। काफी हद तक एनआरसी का मामला अटका हुआ है, सीएए पर विरोध है ही, और अवैध घुसपैठ का मुद्दा तो खैर, वो तो आज भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। और ये बात हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या कोई समझौता सिर्फ कागज पर अच्छा होने से कामयाब हो जाता है, या उसकी कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने वाले कितने सक्षम हैं, उनकी नीयत क्या है और समय के साथ जमीनी हकीकत कैसे बदल रही है? सही बात है। असम समझौते के संदर्भ में ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।